हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्या सभी के सभी हमारे पीवाईक्यू यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो टीसीटी हो, पीसीटी हो, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, ये जो 50 क्वेश्चन हैं, इन सभी को हम डिस्कस करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी बढ़ाता है। तो विटामिन डी जो है बढ़ाता है, इसका आंसर क्या होगा? विटामिन डी जो है आत्मिक कैल्शियम के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। विटामिन डी का कार्य क्या है? आत्मिक कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। आत्मिक कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। थोड़ा सा हम विटामिन डी के बारे में देखते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। अगर हम विटामिन डी की प्राप्ति की बात करें तो इसका जो है प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विटामिन डी की प्राप्ति का तो सूर्य का प्रकाश। इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, जिससे हमें क्या होता है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था कहलाती है। तो गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था क्या कहलाती है? पहले तो हम देखते हैं कि स्त्री की गर्भावस्था को जो है ना, औरतों की गर्भावस्था को 3 भागों में, 3 अवस्थाओं में विभक्त करते हैं। कौन कौन सी? तो पहला जो है बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था, तीसरा गर्भ शिशु की अवस्था यानी कि फीटस स्टेज। इसको हम फीटस स्टेज भी कहते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बीजावस्था कहलाती है। ये पहली अवस्था कौन सी है? बीजावस्था है। बीजावस्था जो है ये गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था है। अगर वही हम भ्रूणावस्था की बात करें तो ये जो है तीसरे सप्ताह से 2 माह की अवस्था है। और गर्भ शिशु यानी कि फीटस स्टेज की बात करें तो वो किस माह, वो जो है तीसरे माह से जो है वो जन्म तक जो है क्या है? जन्म तक की अवस्था क्या कहलाती है? फीटस स्टेज कहलाती है। तीसरे माह से जन्म तक की जो एक अवस्था चलती स्टेज चलती है वो फीटस स्टेज कहलाती है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो ये प्रसार शिक्षा है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो है जेपी लीगन्स। किसका है? जेपी लीगन्स का। आंसर क्या आएगा? जेपी लीगन्स। प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? जेपी लीगन्स ने। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाया जाना चाहिए? तो क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन। अब हम देखते हैं क्षय रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो क्षय रोग जो है ये बैसिलस ये जो है ये जीवाणु जो है ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। क्षय रोग किसके जीवाणु से किस जीवाणु से होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलता है ये रोग। और अगर हम देखें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बच्चों में जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बच्चों में जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और अगर जन्म के बाद नहीं लग रहा है तो उसे 24 घंटे के अंदर क्या लगवाया जाना चाहिए? बीसीजी का टीका। इसका फुल फॉर्म क्या है बीसीजी का? बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार यानी क्षय रोग से ग्रसित रोगी का आहार कैसा होना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में हम आहार कैसा देते हैं? अधिक प्रोटीन युक्त तथा अधिक कैलोरी युक्त आहार हम देते हैं क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है। पहले तो हम देखते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड है क्या? तो एसेंशियल अमीनो एसिड जो है इसका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है। जो इसको लेने के लिए हमें भोजन के माध्यम से यानी कि इसको हम बाहर से लेते हैं। क्या? एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसकी संख्या कितनी है? तो एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या 10 है। और अगर वही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या की बात करें तो वो भी 10 है। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? 10 है। और कौन कौन से हैं?
तो हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाल्वेलिन, वेलिन, ऑर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन तथा मिथियोनिन, ये क्या है, ये 10 हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर सबसे कम होती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? श्वसन दर जो है, ये श्वसन दर सबसे कम कब होती है? तो सोते समय होती है। सोते समय क्या होता है? श्वसन दर जो है सबसे कम होता है। ये जो श्वसन दर जो है, ये कार्य की स्थिति के अनुसार भी भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य में श्वसन दर जो है उसके द्वारा किए गए कार्यों और स्थिति के अनुरूप क्या होता है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे दौड़ते समय श्वसन दर क्या होता है? तीव्र होती है। दौड़ते समय, खेलते समय, इन सब इस टाइम क्या होता है? श्वसन दर जो है तीव्र होता है। जबकि अगर खाना खाते हुए जो है और मानसिक घरेलू कार्य करते समय क्या होता है? तो श्वसन दर जो है वो सामान्य होती है। और अगर श्वसन दर सबसे कम कब होती है? तो सोते समय जो है श्वसन दर सबसे कम होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं? सर्वदाता होते हैं। ओ ग्रुप वाले व्यक्ति क्या करते हैं? सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या है? कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या, और हम ओ जो ये ओ ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको और क्या कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। ओ ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, एबी ग्रुप, जो एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो वो सर्वग्राही होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, 8वां क्वेश्चन जो है, टीबिया प्रमुख हड्डी है। तो टीबिया जो है ये प्रमुख हड्डी कहाँ की है? तो टीबिया जो प्रमुख हड्डी है ये पैर की है। कहाँ की ये हड्डी है? पैर की है। टीबिया हड्डी को हम सिराबोन के नाम से भी जानते हैं। किसको? टीबिया को हम सिराबोन के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन और बार बार ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर की जो है सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि है वो फीमर यानी कि हमारे पैर के जंघे की है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। और वहीं अगर सबसे छोटी अस्थि की बात होती है तो वो कौन सी है? हमारे कान की अस्थि सबसे छोटी है। नाम क्या है उसका? तो स्टेपीज है। उसका नाम क्या है? स्टेपीज, जो हमारे कानों में पाई जाती है। टीबिया जो है ये सबसे चमकीली हड्डी भी इसको हम कहते हैं। टीबिया को हम क्या कहते हैं? सबसे चमकीली हड्डी भी कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक बात के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को क्या करते हैं? नियोजित किया जाता है यानी कि नियमित किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट जिन्होंने दिया है, राजमल पी देवदास ने। किसका है ये स्टेटमेंट? राजमल पी देवदास। राजमल पी देवदास। अगर आप इसको एक के माध्यम से समझे तो ये बाध के समान, ये बाध से तुलना किसने की है? गृह व्यवस्था को बाध के समान किसने तुलना की है? तो ये राजमल पी देवदास ने किया है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? राजमल पी देवदास का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक या तंतु के टूटने की क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अपचय कहलाती है। अपचय कहलाती है यानी कि कैटाबॉलिज्म कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? कैटाबॉलिज्म कहलाती है। भोज्य पदार्थों का अपने सरलतम रूप में टूटना ही क्या कहलाता है? अपचय कहलाता है। और अगर हम यही बात करें उपचय यानी कि एनाबॉलिज्म की बात करते हैं तो उसका क्या होता है? नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपचय कहलाती है। जैसे रक्त का बनना, तंतुओं का निर्माण, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो उपचय के अंतर्गत यानी कि एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म है क्या? तो ये जो है मेटाबॉलिज्म शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हीं एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें पाया जाता है। उन्हीं एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? उनमें जो है सल्फर पाया जाता है। उनमें और क्या क्या पाया जाता है? पहले तो हम इसका आंसर देखते हैं।
उनमें और क्या क्या पाया जाता है? उसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है तथा सल्फर भी पाया जाता है। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? इसमें जो है उनमें जो है हाइड्रोजन 50% पाया जाता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 50% पाया जाता है, हाइड्रोजन 5% पाया जाता है, ऑक्सीजन की बात करें तो वो 25% पाया जाता है। वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है 16% पाया जाता है। और अगर हम सल्फर की बात करें तो उनमें सल्फर कितने परसेंट पाया जाता है? तो 4% पाया, यानी कि 4% सल्फर भी पाया जाता है उनमें। और अगर वहीं रेशम की बात करें तो रेशम में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि उसमें सल्फर नहीं पाया जाता है। और सेम यही जितनी मात्रा उनमें पाई जाती है, सेम वही मात्रा उसमें भी पाई जाती है। कार्बन 50%, हाइड्रोजन 5%, ऑक्सीजन 25% तथा नाइट्रोजन 16% पाया जाता है रेशम में भी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है। तो रेशम का जो कीड़ा है उसकी सबसे निष्क्रिय अवस्था क्या कहलाती है? तो वो कोकून की अवस्था कहलाती है। सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी है? तो कोकून की है। थोड़ा सा हम अगर रेशम के बारे में देखें तो रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है? तो रेशम का जन्मदाता देश चीन है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े का जो है नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोरी है। किस पेड़ पे रहता है? किस पेड़ की पत्ती खाता है? तो मलबरी लीफ यानी कि सहतूत की पत्ती खाता है। इसका रेशम के कीड़े का जीवन काल कितने दिन का है? 37 से 63 दिन। और अगर माह की बात करें तो 2 माह का है। रेशम में जो है कौन सी गोद पाई जाती है? तो सेरेसिन गोद पाया जाता है। प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो ये रेशम में जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो उसमें अगर हम देखें तो 4 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। रेशम में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है उसमें 4 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन से है? ग्लाइकॉल है, ल्यूसिन है, टायरोसिन है तथा एलेनिन है। कौन कौन सा? ग्लाइकॉल है, एलेनिन है, ल्यूसिन तथा टायरोसिन। ये 4 अमीनो अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो रेशम में जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें 4 अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कच्चे रेशम में कितनी प्रोटीन पाई जाती है, कितनी गोद पाई जाती है, तो कच्चे रेशम में जो है अगर हम प्रोटीन की बात करें तो कच्चे रेशम में फाइब्रिन कितने परसेंट पाया जाता है? 66% फाइब्रिन पाया जाता है। और अगर सेरेसिन की बात करें तो 22% सेरेसिन पाया जाता है, 11% उसमें जल पाया जाता है और जो है 1% क्या होता है? तेल, रंग व अशुद्धियाँ उसमें पाई जाती हैं। ये तो हो गया कुछ रेशम के बारे में। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि रेशम की देवी का नाम क्या है? तो रेशम की जो देवी है उनका नाम क्या है? श्रीलिंग जी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूरी क्रांति संबंधित है किससे? तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है, यानी कि तेल या तेल बीज से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन से। तेल या तेल बीज से। तेल या तेल बीज से संबंधित है। अब अगर यही हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन। और अगर वही हम श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। और अगर हरित क्रांति की बात करें तो कौन है? हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्नों से है, जैसे गेहूं, धान, जिसे क्या है? हरित क्रांति का संबंध है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? तो MMR टीका जो है ये कितने मंथ में दिया जाता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 15 माह। आंसर क्या आएगा? 15 माह। ये जो MMR खुराक है, जो ये वैक्सीन है, ये पहली खुराक जो है 9 से 15 माह के बच्चों को दी जाती है। और अगर हम वही दूसरी खुराक की बात करें तो दूसरी खुराक जो है ये 15 से 6 साल की उम्र के बच्चों को ये दिया जाता है। और ये जो MMR वैक्सीन है ये किससे बचाव करता है? तो खसरा, कंठमाला और रूबेला रोगों से क्या करता है? ये बचाव के लिए MMR टीका वैक्सीन दिया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की थी?
तो की है। तो सर्वप्रथम जो है गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि किसने प्राप्त की है? तो के एन चंद्रशेखर ने। किसने प्राप्त की है? के एन चंद्रशेखर ने। आंसर हमारा क्या आएगा? के एन चंद्रशेखर ने। के एन चंद्रशेखर ने। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने जो है के एन चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम भारतीय पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने गृह विज्ञान में क्या किए? पीएचडी की उपाधि हासिल की है। तथा इन्होंने राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में इन्होंने क्या है? गृह विज्ञान संकाय डीन के पद पर इन्होंने कार्य भी किया है। कहाँ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूसा समस्तीपुर बिहार में। किस पद पर कार्यरत थे? तो ये डीन पद पर कार्य किए हैं। तो ये कुछ जो क्वेश्चंस थे, ये 15 क्वेश्चन है, हमने इसको डिस्कस किया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।